हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग क्रश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करने वाले सेकंड चैप्टर का नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ये जो द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है, हमारे ओल्ड कोर्सेज थे उसमें भी उसका नाम सेम था और जो न्यू सिलेबस रिवाइज्ड हो गया उसमें भी नाम सेम है। पहले के जो कंटेंट थे उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, लेकिन थर्ड चैप्टर जो ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग यूएस हेजेमनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, उसको सिलेबस से डिलीट कर दिया गया और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें यूनिपोलैरिटी, गल्फ वॉर, इन सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सेकंड चैप्टर द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी में उसको मर्ज कर दिया गया। तो आज हम इस क्लास में तीन टॉपिक को बेसिकली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूनिपोलैरिटी को, और मिडिल ईस्ट क्राइसिस, गल्फ वॉर और अफगानिस्तान वॉर को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिपोलैरिटी। यूनिपोलैरिटी का मतलब क्या होता है कि यूनि मतलब सिंगल, यानी कि अब पूरे विश्व में एक ही सिंगल सुपर पावर रह गया था। आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे विश्व में दो सुपर पावर उभर कर आए थे, एक तरफ यूएस, दूसरी तरफ यूएसएसआर। और इन दो महाशक्तियों के बीच में काफ़ी टाइम तक कोल्ड वॉर चलता रहा। कोल्ड वॉर एरा जिसे कहा गया कि कौन से ज़्यादा सुपर पावर है, किसकी जो सिस्टम है, कैपिटलिस्ट सिस्टम या सोशलिस्ट सिस्टम में से कौन सा बेटर है। लेकिन जब 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, समाप्त हो गया, तो देश के सामने खुले रूप से दिख गया कि ये अमेरिका ही एक सुपर पावर देश बन गया और उसकी जो सिस्टम थे कैपिटलिस्ट मॉडल, वो सोशलिस्ट मॉडल से ज़्यादा बेटर थे। अब किसी के मन में कोई डाउट नहीं था, किसी तरह कोई शंका नहीं थी, और यही से बेसिकली कहते हैं कि यूनिपोलैरिटी का दौर स्टार्ट हो गया था। लेकिन अगर अपने दिमाग पे जोर दें और पीछे एक बार रिवाइंड करके देखें तो हमें पता चल जाएगा कि अमेरिका का जो हेजेमनी बेसिकली जो उसका डोमिनेशन है वो 1991 से स्टार्ट नहीं हुआ, वो बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था। बहुत पहले उसने प्रूव करने की कोशिश की थी कि वो वर्ल्ड का सुपर पावर है और कुछ भी करने की क्षमता वो रखता है और देश उसके अगेंस्ट नहीं बोल सकते। ये चीज़ सबसे पहले दिखी थी 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में, जब जापान के दो बड़े शहरों पे उसने एटॉम बम गिराया था। जबकि कहा जाता है कि जापान ने अपने आप को सरेंडर करने के लिए कह दिया था, वो सरेंडर करने ही वाला था। तो ऐसे में दो बड़े शहरों को अमेरिका ने क्यों तबाह किए, जबकि अमेरिका और अमेरिका के जो ग्रुप के कंट्री थे उन्होंने कहा था कि अगर ये एटम बम नहीं गिराया जाता तो शायद कभी भी ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता। तो देश को और ज़्यादा डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए, लॉस से बचाने के लिए, ह्यूमन को लाइफ को सर्वाइव कराने के लिए, उनको बचाने के लिए इस तरह के कदम अमेरिका ने उठाए। लेकिन जो क्रिटिक्स थे उन्होंने कहा था जापान सरेंडर करने ही वाला था, वो अपना हार मानने ही वाला था, तो ऐसे में बम गिराने की जरूरत नहीं थी। तो कहा जाता है कि अमेरिका ने ये जो बॉम्ब गिराए थे बेसिकली अपनी पावर को शो ऑफ करने के लिए। जो यूनिपोलैरिटी यानी कि वही एक महाशक्तिशाली देश है और चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, और दूसरे देशों में अपने डर, अपने जो प्रभुत्व है उसको दिखाने के लिए उसने काम स्टार्ट किया था। तो जाहिर सी बात है उसने स्टार्ट करने की कोशिश तो बहुत पहले कर दी थी, लेकिन 1991 के बाद तो अगर हम बात देखेंगे तो पूरी तरह से क्लियरली विजिबल हो गया, क्योंकि लोगों के मन में डर था, शंका थी, डाउट थी कि आखिर सोवियत यूनियन और अमेरिका में से कौन शक्तिशाली है। तो 1991 में सारे डाउट खत्म हो गए थे। अब अमेरिका को यूनिपोलैरिटी वर्ड क्यों कहा गया, क्यों उसकी हेजेमनी कहा गया? हेजेमनी का मतलब होता है डोमिनेशन, चाहे किसी भी चीज़ में। तो चलिए हम बात करते हैं कि अमेरिका की जो सुपर पावर होने के लिए रीज़न क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अमेरिका के पास वर्ल्ड की सबसे बेस्ट मिलिट्री पावर है, यानी कि पूरे विश्व की बात करें सबसे ज़्यादा सशक्त जो आर्मी है, जो हाई टेक्नोलॉजी है, वो किसके पास है? अमेरिका के पास। और किसी भी देश की जो मेन ताकत होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो उसकी आर्मी होती है। यही एक रीज़न है अमेरिका को सुपर पावर बनने का। दूसरा अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो हम जानते हैं कि अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व को बहुत सारे पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करता है, जिसमें हम बात करते हैं चाहे वो आपका जीपीएस हो गया या आपका इंटरनेट हो गया, जितने भी आपको पता है कि जो नई नई चीज़ें होती है, यूट्यूब हो गए, अमेजन हो गए, सब चीज़ें क्यों इन्वेंट किया, किसने बनाया? अमेरिका ने, और बाद में देश के लोगों ने इसको अपनाया। तीसरा बात करें ट्रेड की, बात करें तो पूरे ट्रेड में से 15% जो कॉन्ट्रीब्यूशन है अकेले अमेरिका का है, यानी कि 200 से भी अधिक देश है और अकेला अमेरिका का जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड ट्रेड में 15% है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है। अगर हम आगे बात करें कि अगर एजुकेशन की, इन्वेंशन की, जो बड़े बड़े जो इनोवेशंस हुए वो किसके नाम पे ज़्यादातर रजिस्टर्ड है? वो भी अमेरिका के नाम पे ही ज़्यादातर रजिस्टर्ड है। आपको पता होगा कि अमेरिका ने ही पहली बार सोचा कि बिजनेस एक स्किल है और इस स्किल को यूनिवर्सिटी में लोगों को पढ़ाया जा सकता है, लोगों को ट्रेंड किया जा सकता है।
और 1900 के दशक में पहली बार अमेरिका में बिजनेस स्कूल जो वो खोले गए थे। और सोचिए कि 1900 में अमेरिका में पहला बिजनेस स्कूल ओपन किया गया था, और उसके बाद अमेरिका के बाहर 1950 में, यानी कि 50 के बाद दूसरे देश के लोगों ने ऐसा सोचा था कि हाँ, हमारे यहाँ पे भी बिजनेस यूनिवर्सिटी स्कूल ओपन किया जा सकते हैं, और जहाँ पे लोगों को ये स्किल डेवलप कराया जा सकता है, उनको सिखाया जा सकता है। यानी कि कोई भी चीज़ एक देश ने उसको माना, सक्सेस हुआ, और दूसरे देश को 50 सालों के बाद मानते हो, सीधी सी बात है 40-50 साल आप उसके डेवलपमेंट से पीछे ही रहोगे। तो ये सारे रीज़न है अमेरिका को बेसिकली जो सुपर पावर कहीं ना कहीं बनाता है। और इससे भी बड़ी चीज़ मैं बताती हूँ, सबसे बड़ी बात सॉफ्ट पावर जिसे कहते हैं। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है कि हार्ड पावर का मतलब होता है अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना, किसी को डराना। सॉफ्ट पावर में क्या होता है, किसी के दिमाग से खेलना। जैसे कि हम बात करते हैं किसी की साइकोलॉजी को चेंज कर देना, किसी को ये मनवा लेना कि हम ज़्यादा सुपर पावर है। बात समझा, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, हम उसके माइंड से ऐसे गेम खेलेंगे कि वो हमें ऑटोमेटिकली सुपीरियर समझने लगेगा। ये कैसे होता है, बेसिकली आपको पता होगा कि हम और आप इंडिया में रहते हैं, लेकिन आज भी बात करें तो अमेरिका का कल्चर, अमेरिका का लिविंग स्टैंडर्ड, उनकी लाइफ स्टाइल, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनकी फूड हैबिट्स, ये हम सबको बहुत अट्रैक्ट करती है। और सक्सेस का मतलब लोगों को लगता है अमेरिका। आपको पता होगा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका सपना ही होता है कि हम अमेरिका में जाके सेटल हो, हम अमेरिका में जॉब करें। तो ये क्या दिखाता है बेसिकली कि अमेरिका बहुत सुपर है, अमेरिका बहुत ज़्यादा हमसे एडवांस है, और वहाँ पे उनके तरह बैठना, उनके तरह बोलना, उनके तरह खाना खाना, ये बेसिकली जो हमारे अंदर जो एक कॉम्प्लेक्स आ गया है सुपीरियरिटी कि हम अगर अमेरिकन जैसे करेंगे तो हम भी अपने आप को डेवलप समझेंगे, और ये सभी लोगों में कॉमनली देखा गया है। तो ये बहुत बड़ा सॉफ्ट टारगेट इसे कहती है। और यही रीज़न है कि उस टाइम पे लोगों ने ब्लू जीन्स पहनना एक मतलब कल्चर बन गया था लोगों के लिए, कि एक फ्रीडम का मतलब सिंबल बन गया था। तो इसीलिए हम बता रहे हैं कि अमेरिका जो है, चाहे वो हार्ड पावर हो, चाहे वो स्ट्रक्चर पावर हो, चाहे सॉफ्ट पावर हो, हर चीज़ में उसने अपनी मोनोपोली बना रखी है लोगों के साथ। ना केवल डरा धमका के, बल्कि इमोशन के या साइकोलॉजी को इफेक्ट करके भी वो अपने आप को सुपीरियर लोगों से मनवा चुका है। यानी कि वो अपने आप को सुपर माने ना माने, पर आम लोग, दूसरे कंट्री के लोग उसको सुपर मानते ही हैं, और उनके लिए सक्सेस बेसिकली अमेरिका है। तो ये बात हो गई यूनिपोलैरिटी, यानी कि यहीं से विश्व की महाशक्ति की बात करें तो अमेरिका नो डाउट कि आज विश्व की महाशक्ति है, सुपर पावर। हालांकि अब बहुत सारे महाशक्ति को चैलेंज देने के लिए आ रहे हैं, बट अभी भी हम अमेरिका के कल्चर, अमेरिका के आर्मी, अमेरिका का लाइफ स्टाइल, उसी को ज़्यादातर लोग सुपर मानते हैं। चलिए सेकेंड हम बात करते हैं मिडल ईस्ट क्राइसिस में। मैंने बताया था गल्फ वॉर और अफगानिस्तान वॉर, ये दो टॉपिक को हम क्लियर करेंगे। तो पहले हम गल्फ वॉर की बात करते हैं। तो आपको पता होगा कि अगस्त 1990 में जो इराक है उसने कुवैत को क्या कहते हैं इन्वेड कर दिया। इसके पीछे की स्टोरी मैं नहीं बता रही क्योंकि आपके कोर्स में भी नहीं है, अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको बताऊंगी, बट मुझे लगता है कि सिलेबस के जितना है उसी बुक को पढ़ाया जाए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो आपके, इसीलिए। तो अगस्त 1990 में इराक ने क्या किया था, कुवैत पे इन्वेड कर लिया, उसको कब्जा कर लिया था। अब ये देखकर बाकी के दूसरे देश थे वो काफ़ी घबरा गए थे, वो नहीं चाहते थे कि इस तरह से कोई भी देश मनमानी करे। और ये जो मुद्दा है यूएन तक गया। यूएन में उसको कहा गया कि इराक को काफ़ी समझाने की कोशिश की कि डिप्लोमेटिक तरीके से कि इराक इस तरह से एग्रेशन ना करे, इस एग्रेशन को छोड़ दे, और ये जो इन्वेड किया है उसने जो कब्जा किया है उसको ख़त्म कर दे। बहुत समझाने के बाद भी इराक नहीं माना, उसे लगा था कि वो कुवैत पे जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है। तो ऐसे में यूएन के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर एक मतलब कोई भी देश ज़बरदस्ती बिना किसी रीज़न के किसी दूसरे देश पे अगर अपना कब्जा कर लेती है तो ऐसे क्या होगा, जो पावरफुल कंट्री होगी उनका मनोबल और ज़्यादा बड़ा होगा, वो छोटे छोटे देशों को, अपने आसपास के लोगों को फिर वो इन्वेड करने लग जाएंगे और देश में बड़ी समस्या आएगी। तो इसी को देखते हुए यूएन ने एक मैंडेट जारी किया और इसमें कहा गया कि किसी भी तरीके से बातों से अगर नहीं बात बनेगी तो क्या करना पड़ेगा कि अब हमें उसे क्या करना पड़ेगा, फोर्सफुली हटाना पड़ेगा। और यूएन ने एक मैंडेट जारी किया जिसमें 34 कंट्री ने एक साथ मिलकर, उनकी जो आर्मी थी मिलकर, उन्होंने क्या करा, उसको उस पर अटैक करने का फैसला किया ताकि कुवैत को आज़ाद कराया जा सके और जो इराक मनमानी कर रहा है उसको रोका जाए। ये जो मैंडेट जारी किया था बेसिकली, इसी को जो उस टाइम पे अमेरिकन प्रेसिडेंट थे HW जॉर्ज, इन्होंने कहा था न्यू वर्ल्ड ऑर्डर।
न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इसे कहा था। और इसमें टोटल 34 कंट्रीज थे और 6,60,000 ट्रूप थे। ये सब आपस में मिलकर उन्होंने इराक पे अटैक किया और इराक जो है बुरी तरह से इसमें हार गया। हालांकि उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे इराक के सद्दाम हुसैन थे, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे ये 100 जंग की एक जंग होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आपको पता ही है कि एक कंट्री है और जिसमें अमेरिका जैसा जो सुपर पावर है वो उसके साथ सामने खड़ा होगा और बाकी इतने सारे देश में मिलकर एक कंट्री से लड़ेंगे तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और ऐसा ही हुआ, कुछ ही दिनों में युद्ध क्या होगा, जीत लिया गया और जो भी कुवैत तो उसको खाली करा लिया गया था। तो इसी को फर्स्ट गल्फ वॉर बेसिकली कहा गया है। अब इसके बाद हुआ क्या कि 34 देशों ने मिलकर युद्ध लड़ा और युद्ध में उसको जीत भी हासिल हुई। अब अमेरिका, अब हम बात करते हैं कि जो अमेरिका था इस वॉर में उसने बड़े सो कॉल्ड स्मार्ट बम यूज़ किए, बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी यूज़ की और सबसे बड़ी बात कि पहली बार किसी वॉर को टेलीविज़न पे, टीवी पे लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। यानी कि आप घर में बैठे बैठे आप देख सकते हो कि किस तरह से इराक और बाकी जो 34 कंट्रीज़ है वो आपस में लड़ रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों को आप लाइव टेलीविज़न पे देख सकते हो। कहा जाता है कि इसमें जितने भी हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज़ किए गए, अब तो दूसरे देशों में एक डर पैदा हुआ कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी को देखते हुए, यानी कि अमेरिका का जो बेसिकली एम था कि अपनी जो सुपीरियरिटी, अपने सुपर पावर को लोगों के सामने दिखाना, वो उसका समझ लीजिए एक मकसद पूरा हो रहा था। और इतनी ज़्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज़ करने का, ऐसे कंप्यूटर वॉर, कई जगह वीडियो गेम वॉर, इस तरह के नाम उसे दिए गए। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बताती हूँ इस वॉर के अंदर हुआ क्या कि अमेरिका को डुअल बेनिफिट हुआ। पहला फ़ायदा क्या हुआ अमेरिका को, सबसे पहले तो एक तो उसकी जो सुपर पावर है, जो उसकी सुपीरियरिटी है टेक्नोलॉजी में, वो देशों को देखने का मौका मिला और देश समझ गए थे कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी उनके देश की टेक्नोलॉजी में कितना ज़्यादा डिफरेंस या गैप है। दूसरा, कहा जाता है कि अमेरिका के इस वॉर में अमेरिका की जो आर्मी थी अप्रॉक्स 75% अमेरिकन आर्मी थी और इसमें उसको जो लॉस होने के बजाय उसको इस वॉर से फ़ायदा हुआ। कैसे? जितने भी जर्मनी, जापान, सऊदी अरेबिया कंट्री थे उनसे उसने इतना ज़्यादा पैसा रिसीव किया था युद्ध को लड़ने के लिए। तो अमेरिका को दोनों उस तरह से फ़ायदा हो गया, अपनी शक्ति दिखाने का ही मौका मिल गया, यहाँ पे लाइव लोगों को दिखाया उसने, और दूसरा उसने पैसे भी कमा लिए। तो ये बेसिकली है कि सुपर पावर जो यूनिपोलैरिटी, जो हमने कहा ना यूनिपोलैरिटी का दौर स्टार्ट हुआ था, तो 1990 के आसपास ये भी युद्ध हुआ था। अमेरिका को अपनी शक्ति दिखाने का एक अवसर मिला था। तो चलिए थर्ड टॉपिक इसमें स्टार्ट करते, अफगानिस्तान वॉर। तो अफगानिस्तान वॉर को स्टोरी पहले अच्छे समझिए, फिर आपको समझ में आएगा हुआ क्या था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अफगानिस्तान एक ऐसा देश था जो ना तो सेकेंड वर्ल्ड में और ना ही कोल्ड वॉर में कभी भी किसी के साथ इन्वॉल्व हुआ था। 1960 में अफगानिस्तान के जो किंग थे, अफगानिस्तान में आपको पता होगा ज़्यादातर किंग का ही शासन रहा, वहाँ पे डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं थी। तो 1960 में जो अफगानिस्तान के राजा थे जाहिर शाह, उन्होंने मतलब लोगों को कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म्स किए, कुछ राइट देने का सोचा उन्होंने, इसलिए उन्होंने पहली बार अफगानिस्तान में इलेक्शन करवाए, लोगों को पॉलिटिकल राइट्स दिए, वुमेन एजुकेशन पे जोर दिया। और ये बात वहाँ के जो कुछ लोगों थे उनको पसंद नहीं आई थी और इसीलिए 1973 में जो जाहिर शाह के कज़न ब्रदर थे दाऊद खान, उन्होंने क्या करा, तख्ता पलट दिया और खुद वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए और इस तरह से उनका काम चलता रहा। लेकिन 5 साल के बाद PDPA यानी कि पब्लिक डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, उन्होंने तख्ता पलट दिया और जो सारी पावर थी इस पॉलिटिकल पार्टी के पास आ गई। और ये पॉलिटिकल पार्टी एक सोशलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी। अब ध्यान समझिए, सोशलिस्ट जब मैं कह रही हूँ यानी कि इसका कनेक्शन कहाँ से है, USSR के साथ, क्योंकि USSR ही जो उसकी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी उसको एक्सपेंड करना चाहता है, अलग अलग देशों में वो फैलाना चाहता है। तो उसमें क्या करे, उस टाइम पे कुछ रिफॉर्म्स के, बेसिकली लैंड रिफॉर्म के, यानी कि जिसके पास पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लैंड ज़्यादा है वो सरकार उनसे छीन रही थी और वो गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, जिससे एक सेक्शन के वर्ग क्या हो गए, काफ़ी नाराज़ हो गए और वहाँ पे उन्होंने विद्रोह करना, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने जो PDPA पार्टी है USSR से मदद मांगी, USSR ने उसको हेल्प किया, बहुत सारे वेपन्स दी और कई सारे की जो भी उनको चीज़ें थी उनको प्रोवाइड किया गया। लेकिन फिर भी जो PDPA पॉलिटिकल पार्टी है वो इस सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर पाई। ये देखते हुए USSR ने 1979 में अपनी खुद की आर्मी वहाँ पे भेज दी। हालांकि जब सोवियत यूनियन ने इस तरह से अपनी आर्मी भेजी तो 34 मुस्लिम कंट्री और जो UN थे उन्होंने इस चीज़ को विरोध किया कि आप इस तरह से किसी के दूसरे के जो सिविल वॉर है, क्योंकि घर के अंदर ही वॉर हो रहा है ना एक तरह से, जो भी मतलब
मनमुटाव है, आप इस तरह से किसी के बाहरी जो इंटरनल इशू है उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है जो सुपर पावर किसी की बात नहीं सुनते, उन्हें अपनी सुपीरियरिटी दिखानी है, वो उन्होंने बात नहीं मानी और वो इस वहाँ पे चले गए। अब हुआ ये कि जब एक सुपर पावर इस युद्ध में इन्वॉल्व होगा तो सीधी सी बात है दूसरा सुपर पावर इससे बच नहीं सकता। तो उसने डिसाइड किया कि जो इस तरह से क्या हो गया, अफगानिस्तान के जो लोग थे और जो यूएसएसआर की आर्मी थी उनके बीच में वॉर होना स्टार्ट हो गया। और कहा जाता है कि यूएस सोवियत यूनियन की सबसे बड़ी कमी थी, क्योंकि इसी वॉर के कारण उसके बहुत सारे जो रिसोर्सेज थे वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हुए और करीब 10 सालों तक युद्ध में इन्वॉल्वमेंट की वजह से डिसइंटीग्रेशन का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि अपना रिसोर्सेज को वहाँ पे उन्होंने इतनी ज़्यादा लगाए, उन रिसोर्सेज को अपने डेवलपमेंट पे लगाया होता तो शायद इतनी जल्दी वो डिसइंटीग्रेट विघटन का नहीं होता। अब अमेरिका ने क्या करा कि वहाँ के लोगों की तरफ से हेल्प करनी स्टार्ट कर दी, यानी कि अब लोगों के जो अफगानिस्तान के लोग थे उनके साथ अमेरिका खड़ा हो गया और वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी थी उसके साथ यूएसएसआर खड़ा हो गया, यानी कि दोनों सुपर पावर अब आमने सामने फिर से लड़ने लगे। और इसी टाइम पे जो ओसामा बिन लादेन, आपने नाम सुना होगा, मास्टरमाइंड कहा था 9/11 का, वो भी इस वॉर में शामिल था। और इसी युद्ध के दौरान बहुत सारे जो टेररिस्ट ग्रुप थे, तालिबान, अलकायदा, वो सब भी इसमें बने और काफ़ी टाइम तक इसमें वॉर चलता रहा। इसे गोरिल्ला वॉर भी कहा गया क्योंकि ये लगातार कॉन्टिन्यूसली वॉर ना होकर थोड़ा सा रह रहकर, जो कहते हैं ना कॉन्टिन्यूसली युद्ध ना होकर बीच बीच में रह रहकर आपस में दो पार्टियों के बीच में लड़ाई होती थी। लेकिन 1985 में आपको पता होगा कि जब सोवियत यूनियन के जो लोग थे खुद ही सरकार के खिलाफ हो गए थे, वो उन्हें लग रहा था कि अननेसेसरी रिसोर्सेज इस वॉर में खर्च किया जा रहा है और इस वॉर का कोई परिणाम आ नहीं रहा। तो 1985 में जब मिखाइल गोर्बाचेव ने बहुत सारे रिफॉर्म किए थे, आपको पता होगा, जनता को खुश करने के लिए, अपनी इकॉनमी को बचाने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था 1985 में कि ये इस वॉर को ख़त्म कर देंगे और अपनी आर्मी को वापस अपने देश में बुला लेंगे। और इस तरह से उन्होंने बुलाना स्टार्ट किया और 1989 तक कहा जाता है कि अफगानिस्तान से पूरी तरह से यूएसएसआर ने अपनी आर्मी को वापस बुला लिया और अफगानिस्तान वॉर को समाप्त कर दिया। लेकिन अफगानिस्तान वॉर यहीं पे समाप्त नहीं हुआ, उसके बाद सिविल वॉर स्टार्ट हो गया, यानी कि उस टाइम पे जितने भी मतलब टेररिस्ट ग्रुप बने थे, अलकायदा, तालिबान, इन्हें सब आपस में ही लड़ने लगे और यहीं से एक संघर्ष का दौर स्टार्ट हो गया था। यूएसएसआर और जो अफगानिस्तान का वॉर था वो तो खत्म हो गया था, लेकिन उनके खुद के जो सिविल वॉर थे वो बेसिकली वहाँ से स्टार्ट हो गए थे। तो आपके कोर्स में यहीं तक है, इसलिए मैंने आपको यहीं तक पढ़ा है। बाकी के हमारे 1-2 टॉपिक जो रहेंगे उसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं खत्म करती हूँ टॉपिक को। थैंक यू।